हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ है हमारी पार्ट 9 पॉलिटी सीरीज़ है। आज हम डिस्कस करेंगे द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये हमारे एक ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टेट का। इस ये हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, इनफैक्ट ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो इसको बहुत ही रिलीजियसली आप पढ़िएगा। ठीक है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल मेरे बोलने वाला बल्कि जो ऑप्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे होंगे मैं आपको सब बताऊंगा, आप देखते रहिए। कोई भी कमेंट कॉम्प्लीमेंट है, ईमेल से कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे आप मुझे दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा है कि सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट कब हुआ था। कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा ना, तो ये स्टार्ट हुआ था जी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 2 दिन बाद, हमारी रिपब्लिक बनने के 2 दिन बाद। इसमें शुरू में 1+7 जजेस थे। ठीक है, टोटल जजेस कितने थे जब? 1+7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, अभी कितनी है? शुरू में तो 1+7 थी, अब 34 है, यानी 1+33। 1 स्टैंड्स फॉर CJI। ठीक है जी। चलिए, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट। कोलिजियम जो है केवल रिकमेंड करता है, अपॉइंट नहीं करता है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखिए सुप्रीम कोर्ट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने जजेस हैं, ठीक है, ये सब किया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो जो इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से, उसका जो वर्णन है कहाँ पे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पूरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं। वो तो 124 से 147 तक बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, क्या है सब कुछ, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। ठीक है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना के बारे में बताया गया है जी केवल ऑप्शन बी पार्ट 5 में, इसके चैप्टर 4 और आर्टिकल 124 में। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछेगा तो आप तीनों में से कोई भी बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस। एक बार सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन गए, रिटायर भी होंगे। रिटायर कब होंगे? 65 की एज में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कौन सी कोर्ट में कर सकते हैं? आप प्रैक्टिस किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते, नन। बिकॉज वहाँ पे आपका, अगर आप एक बार बन गए फिर दोबारा कल को प्रैक्टिस करेंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं? पहले आपने किसी वकील को जज बना दिया, ठीक है, कॉलेजियम मॉडल से, फिर आप खुद वकील बन गए, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका आंसर हो गया जी ऑप्शन डी, नन। इन विच ईयर वॉज द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जो हमारा अभी लॉ ऑफ लैंड है, जो कानून है, वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था जी 1996 से। उससे पहले CJI रिकमेंड करते थे, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी। ठीक है ना। तो बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं, लेकिन 1996 से कॉलेजियम मॉडल है। NJAC भी लाए थे, पढ़िएगा NJAC के बारे में। जो जो शब्द बोल रहा हूँ सब एक बार नोट कर लीजिए आप, अगर ठीक समझे तो। इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन NJAC में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, जिसको स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में। ठीक है, 2015 में उसको स्टक डाउन कर दिया था। तब से अभी तक, 96 से अभी तक कॉलेजियम सिस्टम ही है। हालांकि बहुत सारी आप देख भी रहे होंगे, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी में। द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कंस्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट। अब देखिए, मैं इसमें आपसे लार्जेस्ट बेंच भी पूछ सकता था। ठीक है, बताने का मतलब ये, पहली जो हमारी लार्जेस्ट बेंच थी वो थी केशवानंदा भारती केस में, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी दिया था 1973 में। ठीक है, सेकंड वो थी 13 जजेस की बेंच। इसके बाद आई है गोलकनाथ केस। इस क्वेश्चन का आंसर है गोलकनाथ केस। इसमें कितने जजेस थे?
11। कितने थे जी? 11। ठीक है ना। चलिए 1967 का ये केस है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे ये केस है। सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा मिल्स भी इंपॉर्टेंट है, बैक नेशनलाइज केस भी है, टीएमए पाई भी है, सारे केस इंपॉर्टेंट है, तीनों को देखिएगा। तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ऑल द केस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब किसी भी व्याख्या से संबंधित होता है संविधान की, तो वो सारे केस हैं सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं फाइनली। ये उसका कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है? अब यहाँ पे सबसे पहला समझना पड़ेगा कौन कौन से उसके ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो वैसे एपिलेट है। इसके अलावा कौन से होते हैं? ओरिजिनल है, एडवाइजरी है, एपिलेट है। ठीक है, सारे ज्यूरिसडिक्शन पढ़िएगा। इनके अलावा भी हैं, इनके अलावा भी हैं, डिस्क्रिशनरी पावर भी हैं, सब कुछ है। तो इनको एक बार आप पढ़िए। इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो आपको सारे ऐसे टॉपिक से रूबरू करवाना है, गो थ्रू करवाना है, जिससे आपको पता लग सके कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का है, अभी बात हुई थी ना, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कौन से आर्टिकल में बताया गया है? वो बताया गया जी 131 में। किस में? 131 में। चलिए, क्यूरेटिव पिटीशन। अब पिटीशन कितने टाइप की होती हैं ये सारी पढ़िएगा, पिटीशंस को पढ़िएगा। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स को बदल देता है। ठीक है, ये 2002 में आया था, है ना, 2002 में ये स्टार्ट हुई थी, और ये है 137 में। किस में है जी? 137 में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, नहीं नहीं नहीं, एक करेक्शन है, 137 में नहीं, ये आएगी आपकी 142 में। किसमें आएगी जी? 142 में। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, 142 में। नेक्स्ट देखते हैं। और ये कौन से केस में आया था? बताइए। ये आया था एक रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस था 2002 में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है, बहुत ही एक बहुत पावरफुल टूल है ये जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है ये? इसके अंदर क्या होता है कि ऑप्शन सी, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून जो स्टेट लाया है, पार्लियामेंट लाई है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, असंवैधानिक, और उससे वो कानून ही ख़त्म हो जाएगा। इसी जुडिशियल रिव्यू ही किया था एनजेएसी का, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, और उसी के अंदर इसको असंवैधानिक घोषित करके इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू भी इम्पॉर्टेंट है। कस्टोडियन कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कस्टोडियन होते हैं जी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही हमारे कस्टोडियन है भारतीय संविधान का। The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included it in the union list of legislative power rest with। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है, ठीक है, जो क्षेत्राधिकार है, इसको कौन बढ़ा सकता है व्हेन इट कम्स टू यूनियन लिस्ट। जो हमारे केंद्र सरकार की लिस्ट में जो हमारी 3 सूची होती है ना, यूनियन लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 7 शेड्यूल में। ठीक है ना, उसमें जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें जो क्षेत्राधिकार है कौन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट का? वो जी केवल पार्लियामेंट। कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट। क्षेत्राधिकार बढ़ाने का काम पार्लियामेंट ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट। अगर राष्ट्रपति चाहें, अगर राष्ट्रपति मांगे, तभी सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस देता है, और वो भी कंपलसरी नहीं है कि उसको देना पड़े अंडर आर्टिकल 1443। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट पे ये बाइंडिंग है कि वो एडवाइस दे ही दे। ठीक है, लेकिन बिना मांगे तो बिल्कुल नहीं दे सकते, जब तक राष्ट्रपति जी नहीं कहेंगे वो नहीं दे सकता है। और एक बार उसने अगर दे दी तो ये राष्ट्रपति पे बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं कि वो उसको फॉलो करे ही करे। ठीक है जी। चलिए
टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट। कितने साल की उसको, अब देखिए यहाँ पे इसको लाने का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे लाने का है कि क्या क्या उसकी सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्या क्या आपकी कंपिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो सिटीजन होना चाहिए, हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। कुछ नहीं है उसके पास, अगर राष्ट्रपति समझते हैं वो कानून का जानकार है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जजेस सीधा बार से आते हैं, ठीक है ना, सीधा वकील होते हैं, भाई हाई कोर्ट में जज थे नहीं वो, फिर कैसे हो गए, लेकिन वकील हैं, उनको कानून की जानकारी है, राष्ट्रपति समझते हैं, कॉलेज मॉडल उनको रिकमेंड करता है, वो बन जाते हैं। जस्ट जो CJI यू ललित थे, इससे जस्ट पहले हमारे 49वें CJI, वो सीधा बार से ही आए थे। और भी बहुत सारे हैं, वो लेटेस्ट हैं, जो CJI थे वो लेटेस्ट थे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही सेक्रेड हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ठीक है, उनको बचाने की, सेफ गार्ड करने की। तो आर्टिकल 32 में, ठीक है, और हाई कोर्ट करते हैं आर्टिकल 226 में, ये हाई कोर्ट का है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कौन सी। इट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू द रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। इट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी। इट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अच्छा जी। इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट ऑन ऑर्डर। पावर तो होती है आर्टिकल 137 में, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है 143 में, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है इंटर गवर्नमेंटल, बिल्कुल ठीक। तो ये कैसे गलत हुआ, ऑप्शन है सही, ऑप्शन ए। तो भैया कैसे, इट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू द रिट्स, एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि SC प्लस HC यही डिस्कस किया ना हमने पिछले वाली स्लाइड में, दोनों के पास ये पावर है। नेक्स्ट देखते हैं, द सोर्स ऑफ बेसिक थ्योरी स्ट्रक्चर थ्योरी। जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था केशवानंदा भारती का, उसमें ही ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हमारे सामने आई थी। तो इसका सही आंसर है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है जी, ये भी हमें समझना पड़ेगा, कौन से आर्टिकल में होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसके दो आंसर सही हैं। कौन से, एक तो ये पावर, इसके पास पावर है अपनी कंटेम्प्ट के लिए, वो मानना के लिए पनिशमेंट दे सकता है। दूसरा, इसके जितने भी डिसीजन हैं उनकी एविडेंट्री वैल्यू है। अगर उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ पे उसके डिसीजन को दिखाया जाए, जजमेंट को दिखाया जाए, तो एविडेंस की तरह वो काम करते हैं, जिनको कहीं क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हु इज कंसिडर्ड एज ए चैंपियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया PIL, इसके चैंपियन माने जाते हैं जस्टिस PN भगवती। कौन सा पहला हुआ था, ये पहली बार आया था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1976 में। इसके बारे में और भी आपको पढ़ना है। तो एक नई चीज़ आई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज ओरिजिनेटेड। कहाँ से लिया ये हमने लिया है जी USA से। कहाँ से लिया है जी, USA से। अच्छा, हमने नियुक्ति तो कर दी, अब उनको रिमूवल कैसे हो सकता है जजेस का, है ना। ग्राउंड कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या आधार है जिसमें उनको हटा सकते हैं। प्रोवन मिस बिहेवियर, जी बिल्कुल हटा सकते हैं। करप्ट बिहेवियर नहीं, करप्ट बिहेवियर जैसा कोई शब्द नहीं है। तो दो ही हमारे ग्राउंड्स हैं, प्रोवन मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। चलिए, इसके लिए उसका पूरा प्रोसेस पढ़िएगा। इम्पीचमेंट होता है पूरा, पार्लियामेंट में हो जाता है, ठीक है।
राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, तो उसको भी आपको एक बार देखना। मिनिमम एज क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? मैक्सिमम तो 65 है, मिनिमम तो कोई नहीं है, तीनों ही गलत है। मिनिमम एज कहीं नहीं बताई गई है। डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है अभी? तो डिस्क्रिशनरी पावर यह है मतलब वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी आती है 142 में, डिस्क्रिशनरी पावर। इसके अंदर कंप्लीट जस्टिस के अंदर, आपको याद है ना राम जन्मभूमि अयोध्या केस, वो 142 के अंदर ही डिसाइड हुआ था। टू एडमिनिस्टर कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन हैज़ इट्स पावर इन आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉन्गेस्ट सर्विस CJI। अब इसको क्वेश्चन को बनाने का रीज़न था, इसमें आप पढ़िए कि पहले CJI कौन थे? वो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरिलाल जसूदास कानिया, यानी ऑप्शन ए। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी YV चंद्रचूड़। PUN भागवती क्या थे? वो PIL के चैंपियन थे, ठीक है। BN कृपाल का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो HMJ YV चंद्रचूड़। ये आज के जो हमारे CJI हैं उनके फादर भी हैं। लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन, जज को रिमूव कैसे किया जा सकता है? हमने ये तो बात कर ली, रिमूव कर सकते हैं। तो ये होता है, जैसे अब मैंने आपको बताया भी, तो बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। 9 सीरीज 9 हमने कर ली हैं, इसके बाद 4 तो लगभग और आएंगी, ठीक है। चलिए उनको भी देखते रहिएगा, और कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी है, आप मेरे से पर्सनली भी टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस कुछ भी होगा तो वो बिना किसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए इसी के साथ करते हैं अलविदा, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।